वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो हमारा नया टॉपिक है, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, राइट। सो दिस इज 7.8.1 ऑफ NCERT, 7.8.1 ऑफ NCERT। सो सबसे पहले हम इस प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो ये प्रिंसिपल का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि यदि एक बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होती है अंडर द नंबर ऑफ फोर्सेस, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का जो मैथमेटिक्स है वो होगा sum of all torques is equal to 0, right? So then what will happen, the sum of the clockwise movements, like this, sum of the clockwise movements and is equal to the sum of anti-clockwise movements, right? So this means that the tau 1 plus tau 2 is equal to 0. Okay, so now we'll go for the explanation part of this principle of movements. हम इसमें क्या करते हैं कि हम एक कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक रॉड है जिसको हम लीवर कह देंगे और उसका मास नेग्लिजिबल है और दिस इज पिवोटेड एट ए पॉइंट अलोंग इट्स लेंथ। इसको आपने एक पॉइंट के किनारे जो है वो ऐसे करके जैसे यूं कहूँगा कि टांगा हुआ है, पिवोटेड अलोंग इट्स लेंथ एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड फुलक्रम। इस पॉइंट को आप फुलक्रम कहेंगे, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल ए सीसा ऑन द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड, जैसे बच्चे जो हैं वो ऐसे करके आपने कई बार देखा होगा और आप उसका पार्ट भी रहे होंगे। इसको हम यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको आपका बचपन याद आ जाए। ये देखिए बच्चे ऐसे करते हैं, ऐसे, और ये एक फुलक्रम हो जाएगा और इसके किनारे एक बच्चा यहाँ बैठा होता है और एक बच्चा जो है वो इस एंड पर बैठा होता है, राइट। So this is what the seesaw is. So this is the same problem we are going to discuss about. हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। So मान लीजिए कि आपके पास है दो फोर्सेस, एक फोर्स F1 है और एक F2 है और both of these forces are acting in downward direction. This is the force F1, this is force F1 and this is force F2. So both of these forces are acting in particular downward direction and they are perpendicular to the lever. ये देखिए ये जो आपकी रॉड है उससे ये 90 डिग्री के एंगल के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके बारे में हम एंड में फिर कुछ बताने की कोशिश करेंगे, अभी तक डिस्कशन तक यहाँ तक सीमित रहते हैं। अब जैसे हमने फिगर में यहाँ लिखा है, इट्स एक्ट्स ऑन द लीवर D1 एंड D2 रेस्पेक्टिवली। सो D1 इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट OA हियर, OA इज इक्वल टू D1, ओके। और इसको हम बोलेंगे लोड आर्म, भी इसका नाम होता है लोड आर्म, हम इसको कह देते हैं। यहाँ हमने लोड लटकाया होता है, जो छोटी आर्म होगी उसको हम लोड आर्म कहेंगे और इस पार्ट को जो फोर्स है ये, इसको हम लोड कहेंगे, राइट। और यहाँ से हम जो है वो बल लगाएंगे नीचे की ओर। सो ये वाली जो आर्म होगी, जो आर्म OB होगी, ये आर्म OB जो होगी इसको हम बोलते हैं एफर्ट आर्म। दिस आर्म इज कॉल्ड एफर्ट आर्म, राइट। और यहाँ से जो F2 फोर्स आप नीचे की ओर लगाएंगे इसको आप जस्ट एज ए एफर्ट कह देंगे, राइट, एफर्ट, दिस इज कॉल्ड एफर्ट। सो दिस इज लोड, ये जिसको आप उठाएंगे, और ये जो डिस्टेंस है D1 इसको आप लोड आर्म बोलेंगे और जहाँ से आप बल लगाएंगे उसको उठाने के, लोड को उठाने के लिए जैसे आप बल लगाएंगे इसको आप एफर्ट आर्म बोलेंगे और जो बल आप लगाएंगे उसको आप एफर्ट कह देंगे, ओके। अब ये जो आपका लीवर है AB, ये डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, ये अपनी जगह स्टेशनरी रहेगा, तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। और यदि ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब जितने भी फोर्सेस है, द सम ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। मैं एक बाई डायरेक्शन इसके लिए चूज करता हूँ। फॉर एग्जांपल कि आप इस तरीके से आपने 6 कंडीशंस पढ़ी हुई हैं, इक्विलिब्रियम की जो कंडीशंस है कुछ आपने पढ़ी हैं। ये देखिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, I all the forces for translational equilibrium, all the forces along x-axis must be equal to 0 and all the forces along y-axis is equal to 0 and all the forces along z direction is equal to 0। ये सारे इनका सम जो है वो 0 आना चाहिए। But here all the forces are acting either along the
पॉजिटिव बाई एक्सिस और अलोंग द नेगेटिव बाई डायरेक्शन. सो ये इसका तो यहाँ रोल ही नहीं है, दिस हैज नो रोल टू प्ले. सो अब आप यहाँ देखें, the upward direction is taken as positive and downward direction is taken as a negative. This is the reaction force at point on the fulcrum, right? So force is a vector quantity and normal force is also a vector quantity. तो आप ये देख लेंगे यहाँ आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, R is a positive and F1 and F2 both are acting in the negative by direction. आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपको समझ आ जाएगा. You can see here, इसको हम रफ पार्ट जैसा कंसिडर कर लेते हैं. सो इस पार्ट में आपके पास this looks like this. So R is in upward direction, right? And F1 and F2, so both see F1 is in downward direction and F2 is also in downward direction, right? So R is positive and F1 and F2 both are negative. और यदि ये बॉडी अब ना तो अपवार्ड डायरेक्शन में जा रही है ना तो डाउनवार्ड डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब इन तीनों फोर्सेस का जो जोड़ है वो जीरो होना चाहिए. सो ओनली देन इट विल बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. तो इस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं. तो फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हम यहाँ लिख देंगे R vector acting in upward direction minus F1 vector acting in negative bidirection minus F2 vector acting in negative bidirection. This sum must be equal to 0. This is what I have written over here in the text, equation number 1. अब यदि ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है बट इट इज नॉट इन द रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इज इट इन द रोटेशनल इक्विलिब्रियम और नॉट इन द रोटेशनल इक्विलिब्रियम? ना सी फॉर द रोटेशनल इक्विलिब्रियम हम कंसिडर करते हैं कि फॉर कंसिडरिंग द रोटेशनल इक्विलिब्रियम, यदि हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम को कंसिडर करते हैं अबाउट द फुलक्रम, इस किनारे ये जो रोटेट भी करेगा तो क्या होना चाहिए? तो हम ये देखेंगे जो टॉर्क का फार्मूला होता है बाय यूजिंग बेसिक एक्सप्रेशन, by using basic expression for torque. टॉर्क के लिए हम बेसिक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करें तो जो टॉर्क होता है वो होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर. ये तो हुआ हमारा बेसिक एक्सप्रेशन. तो यहाँ से आप टाउ 1 आप लें. सो जो टाउ 1 होगा और इसको यदि आप खोल दें तो आ जाएगा दिस इज इक्वल टू आर एफ एंड साइन थीटा. सो नाउ थीटा इज हियर 90 डिग्री, right? So this part is equal to 1, so it is just tau is equal to rf only. So now see here, the torque tau 1 about the fulcrum is, this is d1. r की जगह आ जाएगा, आप यहाँ इस पॉइंट से कंसिडर करिए. देखिए यदि आपने यहाँ टाउ 1 निकालना है तो ये आ जाएगा फोर्स f1 है और जो डिस्टेंस है r का जो वैल्यू यहाँ d1 है, तो हम यहाँ लिख देंगे d1 F1. Okay, so this is equation number 2, comma at point B the force F2 is acting at point B. So now the movement of force about the fulcrum क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे tau 2. अब इसमें R का वैल्यू हो जाएगा D2 और फोर्स जो है उसका वैल्यू हो जाएगा F2. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अब यदि ये जो आपका लीवर है इफ इट इज इन द रोटेशनल इक्विलिब्रियम बट विल हैपन देन, देखिए ये जो टाउ 1 है इट विल हेल्प द बॉडी टू रोटेट इन द, देखिए इसमें मैं यहाँ इसको आप रफ वर्क मान लीजिए. इसमें ये देखिए कुछ इस तरीके से, और यदि आप इसमें अपना राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करना है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि टॉर्क जो है उसका डायरेक्शन यदि आपको निकालना है तो आपको इस तरीके से जैसे एरो के डायरेक्शन में अपनी फिंगर को रोटेट करना है. तो जिस ओर आपका अंगूठा चला जाएगा, सो अंगूठा आपका इधर को चला जाएगा और आपकी फिंगर की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगी, इस एरो के डायरेक्शन में. ये आपका राइट हैंड है, ये राइट हैंड है. तो जो टाउ 1 होगा ये
वो अपवार्ड डायरेक्शन में होगा। बट दूसरे केस में आप यदि देखें तो दूसरे केस में हम फिर डायग्राम को बनाते हैं। ये देखिए, ये आपका डायग्राम हो गया और इसमें आपका जो रोटेशन है, तो F2 का जो वैल्यू है वो इस डायरेक्शन में है। अब आप क्या करेंगे, अब आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को ऐसे करके घुमा देंगे एरो के डायरेक्शन में। ओके, तो आपका जो अंगूठा होगा वो नीचे के डायरेक्शन में चला जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, जो टाउ 1 और टाउ 2 जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, राइट। तो इसका जो सम कैसे आएगा, नाउ टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो बोथ दीज टॉर्क्स आर एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। सो यूजिंग दिस आपके पास क्या बन जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 for a rotational equilibrium, अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होगा, अब देखिए आपके पास होना चाहिए सम ऑफ ऑल टॉर्क्स मस्ट बी इक्वल टू 0। ये जो टॉर्क्स हैं उनका सम जो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आपके पास क्या है, आपके पास है टॉर्क टाउ 1 प्लस माइनस टाउ 2 मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये इक्वल और ऑपोजिट है। तो मैं टाउ 1 लिखूंगा, तो उसको आप लिख सकते हैं दिस इज D1 F1 माइनस D2 F2 मस्ट बी इक्वल टू 0, एंड दिस लीड्स टू, इसको आप आगे लिख सकते हैं D1 F1 मस्ट बी इक्वल टू D2 F2। अब आप F1 अपॉन F2 की रेशियो बना दीजिए, ये आपके पास अगली इक्वेशन हो जाएगी। दिस इज सम इक्वेशन नंबर 4। यहाँ से आप अलग देख सकते हैं बाद में, ये आपके पास इक्वेशन नंबर मेरे पास आ जाएगी 4, एंड यू कैन राइट नाउ द रेशियो ऑफ दिस F1 upon F2 from here. F1 upon F2 is equal to now D1 upon D2. Sorry, this is D2 upon D1. So this ratio of F1 upon F2, this ratio is known as a mechanical advantage. इसको हम बोलेंगे mechanical advantage. So this ratio is equal to F1 upon F2, and it is equal to D2 upon D1. So I have to change this part. There is this is D2 upon D1. This is D2 upon D1. So this mechanical advantage is F1 upon F2 is equal to D2 upon D1, right? So to discuss it, we have to go to the next page. It will be good to go to the next page because no diagram is required over there. Okay, so we are going to discuss now the mechanical advantage. Mechanical advantage is F1 upon F2 is equal to D2 upon D1. अब इसको डिस्कस करने के बाद आपको ये थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हम ये आर्टिकल या ये चीज़ आपको क्यों पढ़ाई जा रही है। आपने ये देखा है कि हमारा जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का है, और यहाँ इस पॉइंट के ऊपर एट सम पॉइंट ओवर लाइक दिस, इस पॉइंट के ऊपर आपके पास क्या है, एक फुलक्रम आपने लगाया है, और ये पॉइंट A है and this point is B, right? So this distance is some D1 and this distance is D2. okay? आपने इसका प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ना है। यहाँ से आप कोई लोड उठा रहे हैं जिसको हमने F1 का नाम दिया हुआ है, ये कोई आप पत्थर उठा रहे हैं या कोई वेटेड चीज़ उठा रहे हैं, इसको हम बोलेंगे लोड। ओके, ये जो छोटी आर्म होगी इसको हम बोलेंगे लोड, इसी का नाम F1 है। और ये वाली जो साइड होगी, ये लोड वाली जो साइड होगी, उसको आप लोड आर्म बोल देंगे। ओके, और यहाँ से आप फोर्स लगाएंगे उठाने के लिए, इस पत्थर को उठाने के लिए फोर्स लगाएंगे, इसका नाम है F2, और इसको आप एफर्ट कह देंगे, जो आप प्रयत्न करते हैं एफर्ट कह देंगे। और ये वाली जो लेंथ होगी इसको आप बोल देंगे एफर्ट आर। आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने में बहुत आसानी होगी।
ये आ जाएगा एफ अट आर। ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, इसमें लोड आर्म जब डायग्राम बनाया गया तो उसमें लोड आर्म को छोटा रखा गया है, इसकी एक्सप्लेनेशन हमने समझनी है, और एफर्ट आर्म को लंबा रखा गया। क्यों? देखिए आप देखेंगे यदि आपकी एफर्ट आर्म जो है वो लंबी होगी, एज ये ऐसे इफ करके लिखते हैं एफ, यदि D2 जो एफर्ट आर्म है वो लोड आर्म से बहुत बड़ी होगी, इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स दैट, इसका मतलब ये होगा, दिस मीन्स दैट D2 जो हो अपॉन D1 का जो आंसर होगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा। ग्रेटर देन 1 आने का मतलब क्या है? यहाँ आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दिस मीन्स F1 अपॉन F2, क्योंकि ये D2 अपॉन D1 के बराबर है तो ये ग्रेटर देन 1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये ग्रेटर देन 1 कब आएगा? इफ F1 इज वेरी मच ग्रेटर देन F2। अब इसका आप ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है इसका आप मीनिंग समझें। इसका मीनिंग अब ये निकलेगा कि F1 क्या है? जो लोड आपने उठाना है। F2 क्या है? जो आपने फोर्स लगाना है। इसका मतलब है कि यदि आप इस कंडीशन के ऊपर, यदि एफर्ट आर्म बहुत लंबी होगी, लोड आर्म बहुत छोटी होगी, तो क्या होगा? आप थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोड उठा पाएंगे। अब आपको बात समझ आ गई होगी कि जब हम कभी भी आपने मजदूरों को काम करते हुए देखा होगा, या आपने इंजीनियर्स इस चीज़ का बहुत मैकेनिकल एडवांटेज का बेनिफिट लेते हैं, या कभी कोई लोडेड चीज़ आप अपने गांव में उठाते हुए आपने देखा होगा कि ये जो पार्ट होता है उसको बहुत छोटा रखा जाता है, और जो एफर्ट लगाने वाली जो साइड है उसको बहुत लंबा इसलिए रखा जाता है ताकि आप थोड़ा सा फोर्स लगाने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा लोड जो है उसको उठा सकते हैं। हम एक बात आपके साथ और करना चाहते हैं। शुरू में हमने आपको कहा था कि ये जो एंगल होता है F1 का और F2 का, यहाँ जो एंगल है वो 90 डिग्री हमने बताया था, वहाँ डायग्राम में हमने लिखा था दिस एंगल इज 90 डिग्री, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये ऐसा इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट शुड ऑलवेज बी 90 डिग्री। ये 90 डिग्री यदि ना हो, स्टिल देन दिस मैकेनिकल एडवांटेज F1 upon F2 it is equal to D2 upon dt, D1 it will work effectively. Okay, thank you very much.